नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आर्टिकल इन न्यूज़ सीरीज़ में। और जो आज हमने आर्टिकल पिक करा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इट हैज़ बिकम अ मैमथ आर्टिकल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर इट्स री इंटरप्रिटेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द मेनका गांधी केस इन 1978। और मैं जिस आर्टिकल की बात कर रहा हूँ वो है आर्टिकल 21। अभी रिसेंट में वापस से ये न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको वापस री इंटरप्रेट करके बोला है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ will be the part of right to life and personal liberty। आर्टिकल 21 का दायरा और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो आज हम इस आर्टिकल को समझेंगे, इसके एवोल्यूशन को समझेंगे। सबसे पहले देख लें कि सुप्रीम कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल हेल्थ में क्या क्या जोड़ा है, क्या क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, एक बार देख लेते हैं। देखिए, ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब जब ऑल स्टेट और यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं तो वो ये भी बोल रहे हैं कि रूरल इलाकों में जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं या फिर जो अर्बन एरियाज में स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, सब कुछ इंक्लूड होता है यहां पर। मस्ट एंश्योर फंक्शनल जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स इन एवरी स्कूल। अब स्कूल जो है वो पब्लिक स्कूल भी हो सकता है, प्राइवेट स्कूल भी हो सकता है। देखिए, फंक्शनल टॉयलेट का मतलब क्या होता है कि वो टॉयलेट वर्किंग हो, पानी आ रहा हो, सोप हो वहां पर, और जेंडर सेग्रीगेटेड हो। कहने का मतलब है विमेन के लिए, गर्ल्स के लिए और मेल्स के लिए, मतलब बॉयज के लिए जो टॉयलेट्स हैं वो अलग अलग होने चाहिए। अभी भी भारत में कई जगह ऐसी हैं जहां पे स्कूल्स में टॉयलेट नहीं है, अगर हैं तो फंक्शनल नहीं है, और अगर फंक्शनल हैं भी तो एक ही टॉयलेट है गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए। हमको सेग्रीगेटेड अलग अलग टॉयलेट चाहिए, मिनिमम इतना तो रिक्वायर्ड है ही अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंस्ट्रुअल हेल्थ के चलते। दोस्तों, अगली बात जो सुप्रीम कोर्ट ने बोली, और बहुत सेंसिटिव होकर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, बिकॉज द एडोलेसेंट गर्ल चाइल्ड सफर्स अ लॉट इन द प्रोसेस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगली बात क्या बोली? कंटिन्यूअस वाटर सप्लाई, जो कि अपन ने बात की। साथ ही साथ में ऐसा एक टॉयलेट हो जहां पे प्राइवेसी हो, हाइजीन हो, एक्सेसिबिलिटी हो। अगली बात, इंक्लूसिव फैसिलिटीज हो। ठीक है, किसके लिए? डिसेबिलिटी वाले चिल्ड्रंस के लिए। इनके लिए इनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो थोड़ी अलग होती हैं, तो उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। साथ ही साथ में जो एब्जॉर्बेंट्स या फिर पैड्स जो मुहैया करवाए जाएंगे, जो प्रोवाइड करवाए जाएंगे स्कूल के द्वारा, दोज मस्ट बी and they should be free of cost. Free oxo biodegradable sanitary napkins must be provided in school to the adolescent girl child, and they must comply with the standards. Some standards are made for such kind of napkins, sanitary napkins. साथ ही साथ में they have to be easily accessible। ऐसा नहीं कि कहीं अलमारी में ऊपर रखा हुआ है, निकाल के देंगे तो 10 मिनट लगेगा, अलमारी की चाबी नहीं है। All these things are not going to work. There has to be a corner where all these facility must be available. Extra dresses be available so that menstrual emergencies अगर कुछ हो जाए तो वहां पर बच्चों को उसको ध्यान दिया जा सके। So there should be corner where all these things must be accessible. Menstrual hygiene management corners, that's what I am talking about. They must be there in every school, private or public, in all the areas including the rural areas and the urban areas, and pads, spare uniforms and innerwears must be there in such corners। तो ये तो बोला आर्टिकल 21 में मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में। अब आर्टिकल 21 पर आते हैं कि किस तरह से इसका एवोल्यूशन हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप अगर शुरू में देखेंगे तो आर्टिकल 21 का इतना ज्यादा कोई महत्व नहीं हुआ करता था। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इसके अंदर मेंशन नहीं था, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ तक ही यह सीमित था। तो आर्टिकल 21 क्या बोलता है? देखिए, ए के गोपालन केस 1950, उसके बाद मेनका गांधी केस 1978, और अब जाके पुट्टास्वामी केस 2017। तो बहुत ही तगड़ा एक इवोल्यूशन हुआ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ज्यादा फंडामेंटल राइट्स इसमें इंटरप्रेट करके सुप्रीम कोर्ट ने जोड़ दिए हैं, बिकॉज द मीनिंग ऑफ लाइफ and the meaning of personal liberty, they are being interpreted in a very very wide sense। तो देखिए, आर्टिकल 21 क्या बोलता है? No person shall be deprived of life and personal liberty except according to the procedure established by law। ए के गोपालन केस में 1950 का ये केस है। इसमें जब आर्टिकल 21 को इंटरप्रेट किया गया था तो बहुत स्ट्रिक्टली प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ तक ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को लिमिट कर लिया था, सीमित कर लिया था। देन व्हाट हैपेंड नाउ, एक आपके जानकारी के लिए बता दूं, व्हाट इज प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। देखिए, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ का क्या मतलब होता है? सिंपल सी चीज है, कोई भी अगर क्राइम होता है जिसमें या फिर कोई भी ऐसी चीज होती है जिसमें यू नीड टू टेक द लाइफ और द लिबर्टी ऑफ एनी इंडिविजुअल, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो आर्टिकल 21 क्या कर रहा है? इफ यू स्ट्रिक्टली
अलाउ द प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ टू बी फॉलोड। एग्जीक्यूटिव एक्शंस को लिमिट कर रहा है, एग्जीक्यूटिव एक्शन को आर्बिटरी होने से बचा रहा है। कैसे? देखिए दोस्तों, मान लीजिए एक चोरी होती है, सोच कर देखिए, एक चोरी हुई, एक ब्रेड चोरी हो गया, लेट्स सी, अ ब्रेड वॉज स्टोलन। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि लॉ ने अगर इस इंसान को पकड़ा है जिसने चोरी की है, तो उसके पीछे कुछ लीगल प्रोविजन है भी या नहीं, कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी लेजिस्लेचर से पास हुआ लॉ है जो बोलता है कि चोरी करने पे कितने समय की सजा है या फाइन है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो देखा जाता है वेयर प्रोसीजर इज देयर और नॉट, लॉ इज देयर और नॉट। एंड जो दूसरी चीज देखी जाएगी वो यह देखी जाएगी कि एग्जीक्यूटिव ने उस प्रोसीजर को ठीक से फॉलो किया है या नहीं। तो सबसे पहले whether the law exists or not, second whether the procedure have been followed or not। ये दोनों चीज अगर फॉलो हो रही हैं तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ के अंडर आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं दैट विल बी कंसीडर्ड एज फेयर एंड जस्ट, इट विल नॉट बी आर्बिटरी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। बट आप सोचकर देखिए, सब्सटेंटिवनेस ऑफ लॉ कहने का मतलब है उस लॉ के अंदर लिखा क्या है इस बारे में बात ही नहीं होती थी। अगर मान लीजिए पार्लियामेंट ने एक लॉ बना दिया कि ब्रेड चोरी करने पे 10 साल की सजा है, तो यह देखा जाएगा कि लॉ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। हाँ जी, लॉ तो एग्जिस्ट करता है। साथ में एग्जीक्यूटिव ने उस बंदे को पकड़ते समय और सजा देते समय प्रोसीजर फॉलो किया है कि नहीं। हाँ जी, वो भी किया है। तो एक ब्रेड चोरी करने पे 10 साल की सजा दे दी जाएगी। सब्सटेंटिव नेचर ऑफ द लॉ वाज नॉट क्वेश्चन्ड। यहां पर जो चीज पे लिमिटेशन है वो सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शंस पे लिमिटेशन है, लेजिस्लेटिव एक्शंस पे लिमिटेशन नहीं है। लेजिस्लेटिव एक्शन पे लिमिटेशन आई कब? 1978 में मेनका गांधी केस के अंदर। मेनका गांधी केस तक वेट करना पड़ा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ टू बी रीइंटरप्रेटेड। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। आप ब्रिटिश को अगर देखेंगे तो आप समझेंगे कि उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम है उसके अंदर पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट इज सॉवरेन। तो जुडिशियल रिव्यू जैसी ज्यादा कोई बात होती नहीं है, बट यूएस में जुडिशियल रिव्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंगल ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या बोला जाता है? देखिए, आर्टिकल 21 इंक्लूड्स फेयरनेस, जस्ट एंड रीजनेबलनेस। ये जो लॉ बनाया गया था ना, जो ब्रेड चोरी करने पे 10 साल की सजा देता था, दोस्तों इसको भी अब जांचा जाएगा, देखा जाएगा, जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को देखा जाएगा। यह सब बात डिसाइड हुई 1978 में मेनका गांधी केस के अंदर। द सब्सटेंटिव नेचर ऑफ द लॉ मस्ट ऑल्सो बी सीन, कि लॉ बोल क्या रहा है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग है या नहीं है। एक ऐसा लॉ जो लेजिस्लेचर द्वारा पास किया गया है, इज इट कंप्लाइंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन और द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और नॉट। ठीक है, तो ये सब्सटेंसिव नेचर भी चेक होने लगा। और यहां पर एक गोल्डन ट्राइंगल भी बना दिया गया। गोल्डन ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं। क्या साइड्स हैं? आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक लॉ, एक ऐसा लॉ जो किसी की लिबर्टी को वायलेट कर रहा है या फिर किसी की लाइफ ले रहा है, उसको अब 3 पैरामीटर्स पे जांचा जाएगा। क्या वो आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग है या नहीं है, क्या वो आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग है या नहीं है, या आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग है या नहीं। आर्टिकल 21 बीइंग द सोल ऑफ दिस ट्राइंगल। आर्टिकल 21 में देखा जाता है क्या वो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को तो इन्फ्रिंज नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो सब्सटेंटिवनेस है कि नहीं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो हुई है कि नहीं, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो हुआ है कि नहीं। साथ ही साथ ऐसा एक लॉ कहीं आर्बिटरी तो नहीं है, इक्वालिटी मेंटेन कर रहा है या नहीं, और साथ में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ही होनी चाहिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के बियॉन्ड नहीं जाना है। So this is a golden triangle which is followed after the Menka Gandhi case and this article 21 has been reinterpreted। अब article 21 जब reinterpret हुआ और Supreme Court has said that when you say life is not the animal existence, life is human existence and human existence requires so much। Okay, then this article 21 was reinterpreted in so many cases to include so many fundamental right। देखिए, राइट टू प्राइवेसी आ गया पुट्टास्वामी केस से, राइट टू डिग्निटी इन डेथ कॉमन कॉज केस से आया था,
इथनेसिया वाला केस था, डिक्रिमिनलाइजिंग द सेम सेक्स रिलेशन, ये भी आर्टिकल 21 में इंक्लूड हो गया, सॉरी। प्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, बॉडीली इंटीग्रिटी ऑफ विमेन, दिस हैज ऑल्सो बीन इंक्लूडेड। साथ ही साथ में राइट टू मैरी, पर्सनल चॉइस है आपकी whom you want to marry, this has also been included. And you know, the environmental laws have also been included, right against the climate change or right for clean air, clean water, such kind of things. And along with this, one more thing has been included recently, which is what? The menstrual health. तो आर्टिकल 21 का दायरा बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है दोस्तों, फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। आप देखेंगे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स इसमें जुड़ गए हैं। इसका एक इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। 1950 में गोपालन केस में, AK गोपालन केस में इसका बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन हुआ था, बट 1978 में काफी वाइडर इंटरप्रिटेशन के साथ अब ये एक मैमथ आर्टिकल बन गया है। इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम इन इंडिया ऑफ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस नोट पे मैं अपना आज का वीडियो खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।